नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि ढाका में एक जोरदार बम धमाका हुआ और उसके बाद कई लोगों की मौत हो गई। और इस बम धमाके के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जो बेकाबू भीड़ थी, जो कट्टरपंथी थे, वो इतने ज्यादा इस धमाके के बाद बवाल पर उतर आए कि सीधे ढाका यूनिवर्सिटी पर ही हमला बोल दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, कहीं कुर्सियां तोड़ी गई, कहीं बेंच तोड़े गए और बवाल भड़का दिया गया। हालात बांग्लादेश के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बांग्लादेश के हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब ढाका यूनिवर्सिटी पर भी हमला बोल दिया गया है। आखिर इन कट्टरपंथियों का मकसद क्या है? शबनम, पिछले 10-12 घंटों में बांग्लादेश में 3-4 बड़े मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा जो तारिक रहमान है, वो लंदन से वापस ढाका लौट आया है। पहुंच गए। जान मारने की धमकी थी, उसके लाइफ को थ्रेट है, इसके बावजूद वो ढाका आया है। तारिक रहमान चूंकि वेस्टर्न पावर्स का फेवरेट है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद यूनुस फेल हुआ, हटा, तो तारिक रहमान को बनाया जाएगा। तो इसलिए वो बांग्लादेश लौटे हैं या किसी और एजेंसी के थ्रू ने यहाँ भेजा गया है? नहीं, वो वेस्टर्न पावर्स ने भेजा है, वो ब्रिटेन से आए हैं। और दूसरी बात की, चूंकि ये ब्रिटेन से आए हैं और ये अमेरिका का सपोर्ट है, तो उनके बांग्लादेश में लैंड करने से पहले एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है चर्च में, क्रिसमस के पूर्व संध्या पर। और मैरी क्रिसमस कहा है। हाँ, इन जिहादियों ने मैरी क्रिसमस कहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पे ये धमाका हुआ, चर्च के बगल में 1971 वॉर के वेटरन्स की मीटिंग हो रही थी। अच्छा। और 1971 के जो नायक थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनकी बैठक में ये धमाका हुआ है। मतलब निशाने पर वो थे, चर्च तो था ही है। तो यानी क्रिश्चियनिटी भी है और 1971 का जो वेटरन्स है जो कि पाकिस्तान से लगे हुए, वो भी हैं। मैसेजिंग बहुत साफ है। तीसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है वहां पे कि जिन्होंने मारा था उस्मान हादी को, वो सारे पकड़े गए हैं और उनको एक लाया गया है मीडिया के सामने। वो मैंने आपको तस्वीरें भेज दी है। उनमें से कोई भी भारत से किस तरह कनेक्टेड नहीं है, वो बांग्लादेश में ही छुपे हुए थे और उनको परेड कराया गया। अब हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने यह कहा था कि भारत का हाथ है या मर्डरर भारत भाग आए हैं, अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने भारत को गालियां क्यों दी। ये पता है ये जो मारा है उस्मान हादी को, किसने मारा है? किसने? जब कू हुआ था शेख हसीना का, तो उस वक्त 160 क्रिमिनल्स को छोड़ा गया था जेल से। वो तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए थे, उसके बाद छोड़ा गया था। बिल्कुल, वही 160 लोग जो थे ना, उसमें से कोई चोर था, कोई डकैत। मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत सारे छोड़े गए थे, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं। जैसे किस पे रेप का चार्ज था, किस पे मर्डर का चार्ज था, वो सब। वो 160 जो छोड़े गए थे, उन्हीं में से ये 5-6 हैं जिन्होंने मारा है। और आरोप यह है कि मरवाया है मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को डिले करने के लिए, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। मतलब ये जो हिंसा भड़की है, वो मोहम्मद यूनुस की वजह से भड़की है। बिल्कुल, ये इस हिंसा के पीछे जमात और मोहम्मद यूनुस है। और ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं, जानबूझ के ये सारा जो गुस्सा है मोहम्मद यूनुस का के प्रति, उसको डाइवर्ट किया गया इंडिया के प्रति और शेख हसीना के खिलाफ, जबकि इंडिया का कुछ लेना देना ही नहीं था। और डे 1 से हम कह रहे थे कि ये जो मारा गया है, ये पॉलिटिकल वॉर है, आपस में उनका चल रहा है, उस वजह से मारा गया है। और तो ये तो तीसरी डेवलपमेंट। चौथी मेजर डेवलपमेंट यह है कि अभी आप दिखा रही थी, एक मधुर कैंटीन है ढाका यूनिवर्सिटी में, और जिहादियों ने उस पर हमला किया और वहां तोड़फोड़ की। महत्वपूर्ण ये नहीं है तो कि मधुर कैंटीन पे हमला किया। टारगेट किया गया। यूनिवर्सिटी तो इन्हीं छात्रों के लिए, पढ़ने के लिए है, इन्हीं जैसे जो ये हमला कर रहे हैं, इन्हीं जैसे लोगों के लिए खोली गई है। तो शिक्षा वो दी जाती है ना। मधुर कैंटीन का अपना महत्व है इतिहास में। अच्छा। 1967 से 70 तक जब अन्याय हो रहा था बंगालियों के प्रति, तो मधुर कैंटीन ही वो जगह थी जहां सारे रिवोल्यूशनरी मिला करते थे। अच्छा। और बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, बंगाली कल्चर वगैरह पे डिस्कशन होता था।
बाद में जब इलेक्शंस में मुजीबुर रहमान की जीत हुई और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो यहीं पे प्लानिंग बनी थी कि भाई अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। ये कल्चरल सेंटर है और बंगाली अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है, बंगाली कल्चर का, उसको तोड़ा गया है। तो यानी कि जो 1971 का जो दर्द है पाकिस्तान से अलग होने का इन कट्टरपंथियों का, वो जाग रहा है। बिल्कुल, हर वो पहचान जो कि बंगालियों के अत्याचार से जुड़ा हुआ है या मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ है या बंगला कल्चर, बंगला लैंग्वेज, ये सबको तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहां तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी, क्योंकि बंगाली म्यूजिक के बहुत शौकीन होते हैं और वहां एक कल्चर है, तो वो सारे आप देखेंगे हारमोनियम, तबला सब तोड़ा जा रहा है। ये सारे जो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई सारी चीजें, उन पे अटैक हो रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं है, आप ऐसे ही से मत देखिए कि चलो भाई कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया और स्टूडेंट आगे सड़कों पे, वो नहीं है। ये प्री प्लान्ड अराजकता है जिसे फैलाया जा रहा है। लेकिन पंकज जी, ये तो इतनी बात हो गई। बिल्कुल प्री प्लान ये है, वो साफ नजर आ रहा है जिस तरीके की वहां से चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब तारिक रहमान की जो वापसी बांग्लादेश में हुई है, उसे भारत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के लिए अच्छी खबर है उनका बांग्लादेश लौटना। वो कैसे? नहीं, देखिए, दो पार्टी हुआ करती थी, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो जो आवामी लीग थी वो भारत की तरफ से प्रो इंडिया थी। और जो बीएनपी थी, जो खालिदा जिया वाली, वो थोड़ी कट्टरपंथी थी। वो प्रो पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रो इस्लाम थी और जमाते इस्लामी का उनके साथ गठबंधन हुआ करता था। तो फिर ये मोहम्मद यूनुस की तरह ही हुए? नहीं, अब बताता हूं कि जब पिछली बार कू हुआ, जब शेख हसीना को हटाया गया, तो आवामी लीग पे तो पूरी तरह बैन लगा दिया गया। हालांकि बीएनपी ये चाहती थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन नहीं लगना चाहिए। लोगों का सेंटिमेंट्स आवामी लीग के प्रति इतना खराब है कि वो खुद भी चुनाव हार जाएगी, सबको पार्टिसिपेट करने दो। यहां से पहला डिफरेंस आया। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि बीएनपी को भी बैन करने की कोशिश की, मोहम्मद यूनुस ने, कि ये भी नहीं लड़ सके। और आपको पता होगा जब खालिदा जिया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो जब क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी, तो मोहम्मद यूनुस ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा था। तो कट्टरपंथियों पर भी किसका कब्जा, इसके लिए भी लड़ाई है। अच्छा। और अभी जितने बांग्लादेश में आप देखिएगा सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई सरकार नहीं चला सकता। देखिए, ये स्टूडेंट से सरकार नहीं चलेगी वहां, इन छात्रों से नहीं चलेगी, इन कट्टरपंथियों से भी बांग्लादेश नहीं चलेगी। फिर कौन सा? ये देखिए, यही इसीलिए कौन संभालेगा बांग्लादेश को, इसीलिए तारिक रहमान को भेजा गया है कि भाई आपकी पार्टी है, आपका पूरा नेटवर्क है, आवामी लीग खत्म कर दी, आप ही एक ऐसे हो जो बांग्लादेश को चला सकते हो। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का एक आदमी नहीं है, मोहम्मद यूनुस वहां कोई पार्टी के हैं ही नहीं ना, वो तो एडवाइजर के रूप में सीधे आए हैं। और उन्होंने 3-4 स्टूडेंट को और 3-4 जमात वाले को ये सब मिलकर एक बना दिया है कि भाई तुम लोग चलाओ। उनमें भी परेशानी है, आपस में उनमें भी फूट है। तो बांग्लादेश चलाएगा कौन? आखिर इसको संभालना है ना। तो इसीलिए वेस्टर्न पावर्स ने तारिक रहमान को भेजा है कि एटलीस्ट तुम इन अराजकतावादियों से तो बेहतर हो। पंकज जी, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, तारिक अनवर की एंट्री बांग्लादेश में हो चुकी है, क्या हालात ऐसे बन गए कि मोहम्मद यूनुस खुद कुर्सी छोड़कर भागेंगे, बांग्लादेश निकल जाएंगे बांग्लादेश से? उन्हें अपने लिए भी खतरा दिखाई दे रहा है। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की जमाते इस्लामी उनको सपोर्ट करे और वो और कुछ दलों से गठबंधन में है कि भाई हमारे साथ रहो, और वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा टाला जाए इस चुनाव को। जैसे जनवरी फरवरी में जो चुनाव होने हैं वो नहीं होने देंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर और ये सब सिचुएशन को देखते हुए वो सीधे बोले कि अगर आज की हालत में चुनाव हुआ तो हजारों लोग मारे जाएंगे। तो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, और ये उन्होंने अपने सिक्योरिटी एजेंसियों को बता दिया है। तो आज हालत यह है कि पाकिस्तानी आर्मी डेली स्टार, बांग्लादेश जो कि सबसे बड़ा वहां का अखबार का दफ्तर है, प्रथम ऑलो जो वहां सबसे बड़ा चैनल है, उसकी बिल्डिंगें नहीं बचा पा रही है, चुनाव कैसे करवाएगी? बिल्कुल सही बात है। और यही प्लान भी था, यही प्लान था कि जो जनवरी में चुनाव होने वाला उसको चलिए गर्मियों में करवा देते हैं, फिर उस वक्त देखा जाएगा, फिर कुछ करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। तो लंबे वक्त तक मैं कैसे शासन में रहूं, यही मोहम्मद यूनुस का प्लान है। खैर, अब जो मोहम्मद यूनुस ने किया वो उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अभी कल बांग्लादेश की तरफ से फायरिंग की गई है और हमारे बीएसएफ के 3 जवान घायल हैं। एक की हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि बिल्कुल शॉट मारा गया है दिमाग में उनका। तो फिर अब भारतीय सेना एक्शन लेगी इसमें?
नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि आया है बांग्लादेश की तरफ से ये गोली, हाँ। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस ने इसे नहीं फायर किया है। अच्छा। बताया जा रहा है कि इसे जैश के आतंकियों ने फायर किया है, जो कि वहां पे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत को उकसाकर किस तरह युद्ध में हमला उतारा करवाया जाए। जाए। एक वो दोनों के बीच बिल्कुल। समझौते की बात तो आ रही थी कि अब पाकिस्तान के अधिकारी जाने वाले बांग्लादेश, दोनों समझौता करेंगे, एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। क्या शुरुआत कर दी है इन लोगों ने भारत को छेड़ने की? नहीं, हम लोग जब से बचपन से देख रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर, तो तनाव होता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन वहां के लोग कभी इस तरह घातक हथियारों से वार नहीं करते। वो लाठी डंडे वगैरह ये सब लेके आएंगे, और वहां हथियार हैं भी नहीं। बिल्कुल। ये अभी अभी पिछले 1-1.5 सालों से मैं खुद भी और जो भी लोग उस इलाके में रह रहे वो महसूस कर रहे हैं कि उन लोगों के पास पता नहीं कहां से बहुत सारे हथियार आ गए। हम्म। और ये हथियार कहां से आ गए हैं? एक सिलट एरिया है वहां, ये चाइनीज मेड हथियार हैं। आपको पता होगा कि जब मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हुआ था, तो एक जहाज पकड़ा गया था जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियार थे, पाकिस्तान से आया था वो। याद है वो घटना? बिल्कुल। वही ड्रग्स और वही हथियार जो थे, नंबर, वही अपने यहाँ लाल किला ब्लास्ट वगैरह में इस्तेमाल हुए थे। वही जो आरडीएक्स वगैरह था, आरडीएक्स आया था, ड्रग्स नहीं, आरडीएक्स और हथियार। उस वक्त एक खबर आई है, बड़े कम कॉलम में छपी कि लाल किला ब्लास्ट के लिंक बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं, बंगाल के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो खबर खा गए लोग। तो एक ही नेटवर्क सारा काम कर रहा है, और ये नेटवर्क है आईएसआई का। और वो हथियार भी पहुंचा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अपने बॉर्डर के इलाके में। वो ड्रग्स का भी, ये नार्को टेररिज्म का ये पूरा सेटअप है, वो कर रहे हैं। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं कि इस देश में अगला बड़ा जो आतंकी हमला होगा, वो नॉर्थ में नहीं होगा, वो वेस्ट में नहीं होगा, वो ईस्ट में कहीं होगा। वो हो सकता है बंगाल में कहीं हो जाए, वो हो सकता है बिहार में हो जाए, वो हो सकता है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। इन इलाकों में ज्यादा संभावना है, क्योंकि लगातार वहां से बयानबाजी आ रही है, 7 सिस्टर्स को निशाना बनाना है, कभी बंगाल के लिए कहते हैं, कभी असम के लिए कहते हैं। तो उधर ही के एरिया लग रहा है कि इनके टारगेट पर। और जिस तरीके से पाकिस्तान के जनरल आए भी थे, तो देखा था हमने कि बांग्लादेश से सटे जो इलाके बॉर्डर है, वो वहां का दौरा करते नजर आ रहे थे। तो मकसद नजर आ रहा वो था। 2 बार आए थे। हाँ। वो 2 बार आए थे। एक बार 3 मेजर आए, जैसे ही वहां पे कू हुआ, शेख हसीना हटी, तो विदिन 1-1.5 महीने के अंदर 3 मेजर आए, और उन्होंने उस एरिया का दौरा किया था। और उसके बाद ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आए थे वहां पे, पाकिस्तान सेना के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आए थे, और उन्होंने मदद की वो टेररिस्ट कैंप वहां स्टैब्लिश करने में। और बाकायदा वैसे, हाँ, और वैसा क्रिमिनल जो कि जेल से जो छोड़ा गया है, जो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंड का है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकी बनने की। ये जो छोड़े गए हैं ना 160, जिन्होंने उस्मान हादी की हत्या की, उन पे नजर बना के रखिए। और वही सब हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, अभी तो 160 तैयार कर रहे हैं, और छोड़ेंगे। तो जो भी बांग्लादेश में क्रिमिनल है, जो सजा भुगत रहे, या हो सकता है किसी को मौत की सजा है, तो बोला तुम तो मर जाओगे ऐसे भी जेल में, तो जाओ तुम ट्रेनिंग लेके आतंकी बनो, भारत में जाके मर जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये पूरा प्लान है उनका। लेकिन इस प्लान और ये पर भारत की का प्लान है। सरकार पानी फेरने के लिए तैयार बैठी है। भारत सरकार ने 2 काम किया है। पहला, कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उकसा रहे हैं कि आप बांग्लादेश पे हमला करो, एक और हमला करो, ताकि भारत फंस जाए। तो दूसरा, अपने बॉर्डर को सिक्योर कर लेना है कि भाई हमारे यहां कुछ मत करो, अपने देश में जो करते रहो, और तुम कितना भी उकसाओगे हम नहीं करेंगे। और बहुत पेशेंटली, बहुत तरीके से उनका जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, सैफुल कुछ इस तरह कुछ नाम है उसका, उसने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि भारत के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। बिल्कुल। और वो ये कह रहा है कि भाई हमारे यहां खाने पीने से लेकर सब कुछ भारत से आता है। तो मोहम्मद यूनुस क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? पाकिस्तान थोड़ी देगा उसे खाने के लिए, जो खुद दाने दाने के लिए मोहताज है। मोहम्मद यूनुस सब समझ रहे हैं, लेकिन कल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है बांग्लादेश का, उसने कहा कि समझदार लोग जो बांग्लादेश में हैं, वो जान रहे हैं कि भारत से लड़ाई करके हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, नुकसान क्या है वो हर कोई गिना रहा है, लेकिन इन स्टूडेंट और मुल्लाओं का क्या करें जो सड़कों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। और उन्होंने बताया, बड़े सलीके से बताया कि ये मुश्किल से 10% से 15% है बांग्लादेश की पूरी आबादी के।
लेकिन दिक्कत यह है कि दे आर आर्म्ड और दे आर वेल बैक्ड अप। उनके पीछे कोई लोग है, पैसे दे रहा है और हथियार दे रहा है, और बाकी जो 80% अवाम है, जो 80% अवाम है, वो बेचारी बनी हुई है कि वो क्या करे। वो तो अपने अपने रोजमर्रा के जीने खाने में बिजी है। वो समझ रही है कि ये बेकार हो रहा है, और भारत रिएक्ट नहीं करके उसी 80% अवाम का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कल जब परिस्थितियां बदलेगी तो वही 80% लोग जो है वो कहेंगे कि नहीं भाई, भारत को इतना गाली दिया लेकिन बेचारे ने कुछ नहीं किया, भारत को इतना गाली दिया लेकिन देखिए हमें अनाज देता रहा, अभी दे रहा था प्याज और आलू। आप बांग्लादेश बॉर्डर पर जाइए तो मैं ट्रकें लगी हुई थी, उसकी तस्वीरें भेज दूंगा, लगातार भेज रहा है जितना भेजना था, और डील हुई है अब चावल भेजने की। तो भाई खाना खिला रहे हैं हम तुमको, गाली देना है देते रहो। कभी तो कोई तो ऐसा होगा समझदार जो देखेगा कि हम इसको गालियां दे रहे हैं और वो हमें लगातार पाल पोस रहा है। अपना ही बच्चा है जी वो बांग्लादेश, बिल्कुल सही कहा, हमने ही पैदा किया उसे। हाँ, जिस तरीके से नेपाल की हमेशा भारत मदद करता रहा है, बांग्लादेश की भी समय समय पर मदद की, और सबसे बड़ी मदद तो पाकिस्तानियों के जाल से बांग्लादेश को अलग कर बचाया है। लेकिन शायद ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भरे मंच से पूरा आवाम के सामने कहा था कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, जीडीपी आगे हो गया। ये बात पाकिस्तानी आर्मी के सीने में चुभ गई कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया और हमारा प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है। उसी वक्त से बांग्लादेश को बर्बाद करने का प्रोसेस। इमरान खान ने कहा था कि अगर हमें बांग्लादेश से आगे निकलना हो तो 12 साल तक हमें मेहनत करनी होगी। दो तरीके होते हैं बांग्लादेश से आगे निकलने की, या तो पाकिस्तान 12 साल तक अपनी इकोनॉमिक में मेहनत करके तरक्की करता, या बांग्लादेश में कुछ ऐसे करता कि पिछले 1.5 साल में उसको बर्बाद कर दिया। हो ही गया, अब चौपट है सब कुछ। अब यही बात है। अब कहां कोई कह रहा है कि बांग्लादेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था, नौकरी, रोजगार और अच्छा जीवन, कहां कोई बात कर रहा है? कुछ नहीं। जब युवा तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए तो प्रदर्शन में झुके हुए हैं। इकोनॉमी के सारे बड़े इंस्टॉलेशंस, बाजारों में आग लगा दी, वहां शॉपिंग मॉल्स में आग लगा दी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पुलिया उड़ाया है। इन्हीं के हाथों इन्हीं के देश को बर्बाद करवाया उन्होंने। सही कहा आपने। और वही इस्लाम का सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ इस्लाम का चूरन चटाया और उन्होंने अपने फ्लाईओवर, सब पुल, पुलिया, ट्रांसपोर्टेशन सब उड़ाना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक है वो देश। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि बांग्लादेश तरक्की करे? बिल्कुल सही जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे बांग्लादेशियों ने अपने हाथों से पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर लिया। पाकिस्तान जो शायद चाहता था वो मकसद उसने बांग्लादेशियों के हाथों ही पूरा करवा लिया है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सीआईए के इशारे पर काम कर रहे हैं, चुनाव ना हो पाए उन्होंने हिंसा भड़काई, हादी की हत्या करवाई, और अब देखिए पूरा बांग्लादेश अब तबाही झेल रहा है। कहीं यूनिवर्सिटी में आग लगा दी जा रही है, कहीं तोड़फोड़ मचाई जा रही है, कहीं पत्थरबाजी की जा रही है। हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में आखिर अगला चैप्टर क्या होगा। क्या यूनुस देश छोड़कर भाग जाएंगे, कोई और अब बांग्लादेश पर राज करेगा? क्या बांग्लादेश की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आएगी? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।